नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको सेट प्रैक्टिस में स्वागत है। आज हम लोग सेट 5-6 की बात करेंगे। और इसमें जो पहला सवाल है देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल आज हमने कलेक्ट किया है जो भिन्न भिन्न एग्ज़ाम में आपको हज़ारों बार पूछे गए हैं। तो चलिए, पहला जो आपका प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने फ़ारस की खाड़ी पर स्थित हारमुज बंदरगाह को पुर्तगालियों से कब छीना था। यहाँ पे प्रश्न फिर से एक बार देख लीजिए। अंग्रेज़ों ने फ़ारस की खाड़ी पर स्थित हारमुज बंदरगाह को पुर्तगालियों से कब छीना था। तो आप उत्तर रखिएगा इसमें याद, बी, यानी 1604 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों से हारमुज पर जो स्थित बंदरगाह था उसको छीना था, ताकि वह समुंदर से छुटकारा पाए और आसानी पूर्वक से आपका समुद्री मार्ग से व्यापार कर सके। क्योंकि आप जानते हैं कि पुर्तगालियों ने ही सागर पे आधिपत्य जमा लिया था। तो हारमुज बंदरगाह पर अधिकार करके अंग्रेज़ों ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद आ जाइए, दूसरा प्रश्न है कि इंटरपोलर कौन थे। यहाँ पर देखिए, इंटरपोलर कौन थे तो समझिएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ए। इंटरपोलर कौन थे तो एशिया में मुक्त व्यापार करने वाला अंग्रेज व्यापारी। यानी इंटरपोलर कौन थे अगर पूछा जाए तो कौन थे, एशिया में मुक्त व्यापार करने वाला अंग्रेज व्यापारी। यानी एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी को हम लोग इंटरपोलर कहते थे। एक देखिए इंटरपोलर है, एक है आपका इंटरपोल। तो इंटरपोल अलग चीज़ है, आप समझ लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। इंटरपोलर तो आपने समझ गया कि एशिया में मुक्त व्यापार करने वाला अंग्रेज व्यापारी था। इंटरपोल जो है ये आपका 194 देशों का साझा पुलिस फोर्स है। जहाँ पर मान लिया कि कोई व्यक्ति भारत से क्राइम करके अमेरिका चला जाता है, स्विट्ज़रलैंड चला जाता है, तो आखिर उस पर नकेल कैसे कसा जाएगा। तो इंटरपोल के तहत हम उस पर नकेल कस सकते हैं, क्योंकि इंटरपोल जो है आपका 194 देशों की साझा पुलिस फोर्स है ना। और ये जो पुलिस फोर्स है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर मान लिया स्विट्ज़रलैंड में कोई व्यक्ति है तो यहाँ का पुलिस जो है कुछ नहीं उसे कर सकता है। तो इंटरपोल के मदद से ही हम उसे पकड़ सकते हैं। तो इंटरपोल के तहत 2 प्रकार का नोटिस जारी किया जाता है। एक आपका पीला, जिसमें गुमशुदा व्यक्ति है ना। इंटरपोल पहले समझिएगा, इंटरपोल ये अलग चीज़ है। तो इंटरपोल के तहत 2 प्रकार का आपका नोटिस जारी किया जाता है, एक आपका रेड और एक आपका पीला। तो पीला जो आपको जारी किया जाता है गुमशुदा के लिए, गुमशुदा यानी कोई आपका अननोन हो गया है, गायब हो गया है, तो उसको ढूंढने के लिए। यहाँ पर रेड जो है इसको जारी किया जाता है वांटेड व्यक्तियों के लिए, वांटेड व्यक्तियों के लिए या अपराधी के लिए, है ना। तो इंटरपोल और इंटरपोलर में समझ गए होंगे। इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो है आपका फ्रांस एक जगह है, लियोन एक जगह है, वहीं पे इसका मुख्यालय है। जैसे आप देखिए आज़ाद महमूद जो आपका पाकिस्तान का है, मौलाना मसूद अख्तर, ये जो है आपका भारत में मुंबई संसद ये सब पर आक्रमण करने के लिए आपका क्या है, जिम्मेवार है। तो इसके लिए इंटरपोल जो है आपका एक नोटिस जारी किया है। इसको इंटरनेशनल पुलिस भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इंटरपोलर और इंटरपोल में आपका अंतर था। यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर दहेज में क्या मिला। तो याद रखिएगा कि जब चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह किया था तो उसको दहेज के रूप में बम्बई मिला। याद रखिएगा, दहेज के रूप में क्या मिला तो बम्बई मिला। यानी चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में बम्बई दिया गया। फिर आपका इसी से जुड़ा एक प्रश्न है कि चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में मुंबई यानी बम्बई को
कितना वार्षिक पाउंड पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो याद रखिएगा कि चार्ल्स द्वितीय चूँकि इंग्लैंड का था तो वो उसको बम्बई से कोई मतलब था नहीं, तो इसलिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया। तो कितना में बेचा? तो 10 पाउंड वार्षिक रुपया में बेचा। यानी 10 पाउंड वार्षिक रुपया में चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। तो याद रखिएगा 10 पाउंड। इसके बाद पृथ्वी का औसत घनत्व ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, यानी कितना है? तो याद रखिएगा 5.5, यानी पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 है। यहाँ पर आपका 11 से 13 के आसपास दिया हुआ ये करोड़ का घनत्व है, करोड़ का। और यहाँ पर 3 जो दिया हुआ मध्य भाग का घनत्व है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है तो 5.5 उत्तर होना चाहिए। इसके बाद कहता है किस गोलार्ध को स्थल गोलार्ध की उपमा दी जाती है? तो देखिए अगर आप मैप पे जाइएगा तो मैप पे आपका जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में ज़मीन अधिक ज़्यादा प्रतिशत में है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को हम लोग स्थल गोलार्ध भी कहते हैं। उसी तरह से देखिए दक्षिण गोलार्ध में जल का प्रतिशत अधिक है, इसलिए इसको जल गोलार्ध भी कहते हैं। तो इधर स्थल का प्रतिशत अधिक है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जल का प्रतिशत अधिक है। तो याद रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध को हम लोग स्थल गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को हम लोग जल गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तर आपका हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। चलिए इसके बाद हम लोग फिर चलते हैं। भूपरपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपको बता दें कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो आपका तत्व है वो है आपका ऑक्सीजन, है ना। तो भूपरपट्टी पर द्रव्यमान यानी भार के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन आपको मिलती है। क्या मिलती है? ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा यहाँ पर उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? आप जानते होंगे कि स्कूल में आपको जो बच्चे हैं उनको दोपहर का भोजन दिया जाता है ताकि वह स्कूल में रह सके और वो उसे एक टाइम का भोजन भी मिल जाए, है ना। तो सरकार इसके लिए एक नीति बनाया जिसके तहत मध्याह्न भोजन। तो यहाँ पे प्रश्न है कि मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है कि राज्य सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा, उपभोक्ता मामले एवं कल्याण विभाग द्वारा, कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं मंत्रालय द्वारा और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। तो इसका उत्तर आपका यही होगा कि मध्याह्न भोजन का जो व्यवस्था करता है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है। इसका शुरुआत आपका 15 अगस्त 1995 को हुआ था और एमडीएम जो है एमडीएम इसको जांच कर के रिपोर्ट देता है ना। यानी स्कूल खुलने के 1 घंटे के दौरान ही आपको रिपोर्ट देना होता है। इसके बाद आ जाइए, कहता है कि कागज निर्माण कला का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? बीबीआई प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो पूरे दुनिया में अगर कागज़ का निर्माण कला का विकास की बात किया जाए तो वो है आपका चीन। यानी चीन में ही जो है सबसे पहले कागज़ का खोज हुआ, है ना। इसके बाद कहता है कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आधुनिक भारत में सबसे पहला जो आपका कारखाना खुला था वो आपका श्री रामपुर बंगाल में खुला था। ये आपका 1832 में। तो याद रखिएगा कि भारत में जो आपका पहला आधुनिक कारखाना खुला था कागज़ का वो श्री रामपुर बंगाल में खुला था ना। अगर पूरे दुनिया की बात करें तो आपका चाइना हो जाएगा। फिर कहता है 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो याद रखिएगा 746 वाट, है ना। ठीक है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट। इसके बाद आ जाइए,
पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974, क्योंकि आप जानते हो कि आज जो है न्यूक्लियर का ही दौर है, नाभिकीय परीक्षण का ही दौर है। और अगर किस भी देश के पास अगर नाभिकीय परीक्षण नहीं हो रहा है या उसके पास आपका परमाणु बम नहीं है, तो वो देश आपका शक्तिशाली रूप में नहीं जाना जाता है। तो भारत भी अपनी शक्तिशाली है ना देश बनाने के लिए उसने पोखरण परीक्षण किया, जो 1974 में किया। जो आपका आधिकारिक उसका जो कोड था वो आपका स्माइलिंग बुद्धा था। VVI प्रश्न है, हमेशा पूछता है कि पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 में जो हुआ था उसका जो आपका आधिकारिक कोड था वो आपका स्माइलिंग बुद्धा था। फिर आ जाइए, कहता पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन। यहाँ पे भी हमने एक प्रश्न का सॉल्यूशन दिया था यहाँ पे कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है प्रति द्रव्यमान के रूप में तो ऑक्सीजन। यहाँ पर भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन का बता दें कि ऑक्सीजन जो है अत्यधिक मात्रा में आपको मिलती है, लगभग आपका 49.9%। यहाँ पे सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन लगभग आपका 26% पर, और अगर एल्युमिनियम के बात करें तो 7.3% पे। तो सबसे ज़्यादा आपका तत्व जो है ऑक्सीजन के रूप में है ना। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन। कहता है अधात्विक कार्बन के अपरूप हैं, तो आपका कौन है? हीरा और ग्रेफाइट दोनों। तो यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा दोनों, यानी दोनों जो है आपका होगा। यानी अधात्विक कार्बन के अपरूप हैं। हीरा आपका चतुष्कोणीय होता है, चतुष्कोणीय इसका कंस्ट्रक्शन होता है, इसका जो होता है षष्ठकोणीय होता है। इसके बाद आ जाइए, कहता है जनन क्षमता को कमी एवं जननांग पेशियों में कमज़ोर किस विटामिन के कमी से होता है? VVI क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा विटामिन ई, यानी विटामिन ई अगर आपके शरीर में नहीं है तो आप जनन क्षमता और जननांग तथा पेशियों में कमज़ोर जैसे बीमारियों से ग्रसित होंगे। तो जनन क्षमता के लिए आपका विटामिन ई बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए विटामिन ए जो है आँख से संबंधित, यानी आँख में जितनी प्रकार की बीमारियाँ होती है वो विटामिन ए के कमी से होती है। विटामिन सी जो है जख्म को भरने में या खून को बढ़ाने में या इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में अहम रोल निभाती है। यहाँ पे जो विटामिन ई है इसका जो आपका हम लोग टोकोफेराल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोकोफेराल। और यहाँ पर विटामिन ए है, इसको बोलते हैं रेटिनॉल। और यहाँ पर विटामिन सी है, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, है ना। तो याद रखिएगा ये रक्तहीनता को भी दूर करती है, ये आँख से संबंधित बीमारियों को दूर करता है, और ये जो है जनन क्षमता को। तो आपका यहाँ पे उत्तर विटामिन ई होगा। आगे आइए, डायबिटीज़ टाइप 2 के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? तो डायबिटीज़ 2 जो है आपको बता दें कि जो यहाँ पे 2 जो है डायबिटीज़, उसका कारण आपका दोनों है, यानी यहाँ पे उत्तर दोनों होगा। यानी जीन, यानी आपका जो जेनेटिक है वो भी जिम्मेवार है डायबिटीज़ 2 के लिए, और पर्यावरण भी जिम्मेवार है, यानी पर्यावरण के हिसाब से भी आपका डायबिटीज़ 2 पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे उत्तर आपका दोनों हो जाएगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। कहता है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है। तो भारत में प्रजातंत्र इस बात पर आधारित है कि संविधान लिखित है। तो समझिएगा यहाँ पर भारत में प्रजातंत्र की बात कर रहा, चूँकि आप जानते हैं कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, और प्रजातंत्र में आपका जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। तो आँख मूंद करके उत्तर आप मारिएगा, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार होता है। कि क्यों? जो संप्रभु सत्ता जो होता है, संप्रभु सत्ता जो होता है वो आपका जनता में ही निहित होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा जनता, है ना। क्योंकि लोकतंत्र का कहना ही है, अब्राहम लिंकन ने ही कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है। यहाँ पे आ जाइए,
कहता नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में संघ राज्यों के प्रशासक होता है, यानी संघ राज्य यानी केंद्र शासित जो प्रदेश होता है उसका प्रशासन किसके हाथ में होता है, कौन इसको संचालित करता है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति, है ना। तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किस में निहित होता है? तो राष्ट्रपति में, याद रखिएगा, है ना। इसके बाद गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में कौन एक नहीं है ना। कहता है गणतंत्रीय अवधारणा से कौन निम्नलिखित में एक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च होता है, जाहिर सी बात है कि आपका जनता सर्वोच्च होता है, गणतंत्रीय कहिए या लोकतंत्रीय कहिए एक ही है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में होता है, ये भी सही है, जिसको हम चुनते हैं वही आपका शक्तिशाली होता है ना, ये बात तो सही है। फिर तीसरा कहता सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित होती, नहीं, अगर ऐसा होता तो वो फिर राजतंत्र हो जाएगा, है ना। हालांकि इसका उत्तर यही होगा कि निम्नलिखित में कौन नहीं है की बात कर रहा है, तो उत्तर तो यही होगा, लेकिन गणतंत्रीय व्यवस्था में आपका ये होता है, ये होता है, और ऐसी सरकारें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बने हो, ये भी होता है, लेकिन ये नहीं होता है। लेकिन चूंकि आपका उत्तर नहीं में है तो इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राजा के समान शासन नहीं होता है, एक ही व्यक्ति में शक्ति निहित नहीं होती है। इसके बाद आ जाइए, कहता मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कौन सा संविधान संशोधन में किया गया, यानी 21 वर्ष से आयु घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया कि अब जो वोट व्यक्ति है वह दे सकता है जिसका उम्र 18 वर्ष हो। तो ये जो संशोधन किया गया है वो आपका 21वां संविधान संशोधन में किया गया, 61वां संविधान संशोधन में किया गया। यहाँ पे जो 52वां संविधान ये दल बदल से है, दल बदल से है या 10वीं अनुसूची से है, 10वीं अनुसूची से। यहाँ पे जो आपका 53वां संविधान है, यहाँ पे मिज़ोरम को राज्य बनाया गया था, मिज़ोरम को 23वां राज्य बनाया गया था। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से आपका 18 वर्ष कब किया गया, तो 61वां संविधान संशोधन में। फिर कहता है उच्च न्यायालय का गठन की बात कौन अनुच्छेद में कहा गया है। तो आपको देखिए गठन की बात कर रहा है, अगर बोलता कि सभी राज्य में उच्च न्यायालय होगा तो ये आपका 214 हो जाता है, सभी राज्य के लिए, सभी राज्य के लिए उच्च न्यायालय। लेकिन यहाँ पे गठन की बात कहा है तो आपका 216 हो जाएगा। यहाँ पर जो 124 ये सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है, सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है। 241 जो है ये आपका जिला न्यायालय का बात करता है। तो याद रखिएगा, बस यहाँ पे एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है समझिएगा, ये ट्रिक क्या है कि 124 आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय और जस्ट एक को घसका दीजिए यानी 214 कर दीजिए तो ये राज्य का उच्च न्यायालय हो गया, और फिर जस्ट एक आपका घसका करके यहाँ कर दीजिए तो 241 जो हो गया जिला न्यायालय का हो गया। तो अब आप आसानी से समझ गए होंगे। तो मित्रों आज का सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके पूछिएगा, और आज जिस किसी ने भी मेरा चैनल रीड एंड पास जीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।